for excellence. स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड लाइव में और राज्य की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं तो राजनीति से जुड़े लोगों के घरों तक कोरोना पहुंच रहा है। कोटद्वार से खबर है, जहां विधायक दिलीप रावत के परिवार में कोरोना पहुंचा है तो लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत के भाई की पत्नी कोरोना पॉजिटिव आई है। बुखार आने के बाद उनका सैंपल लिया गया था तो अब वो सैंपल पॉजिटिव आया है और महिला आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। अब पूरे परिवार के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। वही अगली खबर देहरादून से, जहां पुरौला से कांग्रेस के विधायक राजकुमार कोरोना पॉजिटिव आए हैं। बुधवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और अब उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उन्हें अब आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऋषिकेश एम्स में आज 2 मरीजों की मौत हो गई। रोशनाबाद निवासी 55 साल के मरीज और ज्वालापुर की 75 साल की एक महिला की मौत हो गई है। तो कोरोना के मामले बढ़ भी तेजी से रहे हैं और आज एक ही दिन में एम्स में 2 लोगों की मौत हो गई है। और पुलिस वाले भी इसकी जद में, जाहिर सी बात है क्योंकि सबसे ज्यादा जनता से आमना सामना उन्हीं का हो रहा है। रुड़की के भगवानपुर थाना और मंडावर चौकी में तैनात 7 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद सभी को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया है और जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। साथ ही लोगों की परेशानी बढ़े ना, इसके लिए काली नदी चौकी में कामकाज सारा हो रहा है। तो अब पुलिसकर्मी भी लगातार कोरोना की जद में आ रहे हैं। थाने के 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनको आइसोलेट किया जा रहा है। उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की जानकारी करके उन्हें क्वारंटाइन कराया जा रहा है। जिन लोगों की सैंपलिंग रिपोर्ट नहीं आई है उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हो गई है। अस्पताल में बर्जी जो महिला मरीज थी उनकी हालत गुरुवार को ही सुबह आज बिगड़ रही थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई। डॉक्टरों का कहना है कि जिस महिला की मौत हुई है वो पहले से ही किडनी की परेशानी से जूझ रही थी। मृतक महिला हल्द्वानी के रामपुर रोड की रहने वाली थी। अस्पताल में अब अगर पूरे कोरोना काल की बात करें तो कोरोना से ये 13वीं मौत है। तो एक महिला जिसने आज कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। और बिगड़ते हालात के बीच रुद्रपुर में 300 बेड के नए कोरोना हॉस्पिटल को शुरू किया गया है। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को इस हॉस्पिटल की शुरुआत की है। अस्पताल में विशेष तौर पर 35 बेड के आईसीयू का इंतजाम किया गया है, जिसमें जो मरीज कोरोना से काफी गंभीर रूप से जूझ रहे हैं उन्हें इलाज मिल सकेगा। अस्पताल की शुरुआत के बाद मुख्यमंत्री ने कुमाऊं मंडल और उधम सिंह नगर के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्त सर्विलांस पर जोर दिया है। सुविधाएं बढ़ाने का अस्पताल में वो तमाम व्यवस्थाएं की हैं और पर्याप्त व्यवस्थाएं यहाँ पर है। मुझे लगता है कि कोविड पर अच्छा काम यहाँ की टीम ने किया, चाहे प्रशासन की टीम हो चाहे। उधर चमोली में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। यहाँ बाहरी राज्यों से आए 5 प्रवासियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4 मुंबई से और 1 दिल्ली से लौटा है। इन सभी को अभी तक फैसिलिटी क्वारंटीन सेंटर में गौचर में रखा गया था तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो अब कोविड केयर सेंटर भराड़ीसैंण में इन सभी को भर्ती करा दिया गया है। तो 4 मुंबई से और 1 दिल्ली से लौटे थे। और हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल, जिसे कुमाऊं का कोरोना अस्पताल बनाया गया है, वहां से एक तस्वीरें सामने आई हैं क्योंकि यहां पर प्रदर्शन किया है मरीजों ने और मरीज आरोप लगा रहे हैं कि यहां गंदगी का अंबार लगा है, ढंग का ना तो खाना मिलता है ना ही कोई व्यवस्था है। तो मरीज लगातार अस्पताल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हीं का एक वीडियो ये सामने आया है जिसमें मरीज सीएमओ से अपनी गुहार सुनने की मांग कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि अंदर वार्ड में हालात कितने खराब हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी के ब्रह्मपाल सैनी पर कार्रवाई के आदेश सरकार को दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि 6 अगस्त तक जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस देकर चार्ज फ्रेम करें, यानी कि जो भी इन पर आरोप लगते हैं वो
लगाए जाएं। इसके बाद कार्रवाई की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करें। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं तो अब तक उनको लेकर सरकार ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, सरकार उनको क्यों बचा रही है। याचिका में कहा गया है कि इसके लिए डीएम से लेकर सरकार तक शिकायत के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनको चार्जेस फ्रेम करके उनके अगेंस्ट 6 तारीख तक कोर्ट को अवगत कराना है और कोर्ट ने आज इसमें कड़ी टिप्पणी के साथ में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश किए हैं। क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी कि ब्रह्मपाल सिंह सैनी जी को उनके मूल जनपद से हटाया जाए और उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं उनको फ्रेम करते हुए उनके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कार्रवाई की जाए। भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान राजेंद्र धामी की मदद के लिए पिथौरागढ़ प्रशासन आगे आया है। तो कोरोना काल में राजेंद्र आर्थिक तंगी से इस कदर जूझ रहे हैं कि उन्होंने अब रोड़ी तोड़कर अपने परिवार का पेट पालने का काम किया है। तो 90% दिव्यांग है, इसके बावजूद अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोड़ी तोड़कर मेहनत कर रहे हैं। राजेंद्र का मामला सुर्खियों में आया तो प्रशासन ने जिला खेल समिति के जरिए 20,000 रुपए की उनको आर्थिक मदद दी है। साथ ही सीएम स्वरोजगार योजना से जोड़ने की तैयारी भी अब की जा रही है। काफ़ी दयनीय अवस्था में वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसको सूचना को देखते हुए जिला खेल प्रोत्साहन समिति के माध्यम से हमने तात्कालिक सहायता के रूप में जो है 20,000 रुपीज़ का उनको राहत अभी उपलब्ध कराया हुआ है। इसके अलावा उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया था। और बड़ी खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पहली बार वन्य जीवों के अंग से, चाहे वो हाथी के दांत हो, बाघ की खाल हो, तो जो भी ट्रॉफियां बनी है उन सबको नष्ट किया जाएगा। इसकी अनुमति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से ले ली गई है और ये वो ट्रॉफियां हैं जो अलग अलग समय पर वन्यजीव तस्करों से पकड़ी गई हैं या लोगों के द्वारा बगैर अनुमति के अपने घरों में सजाई गई थी, जिन्हें कई लोगों द्वारा कॉर्बेट प्रशासन को सौंप दिया गया और इनको यहाँ रखा गया था, जिनमें कई वन्यजीवों के अंग हैं, जैसे बाघ, तेंदू, भालू, हिरण आदि की खालें हैं, हड्डियां हैं और सींग हैं और इसके अलावा हाथी के दांत हैं। तो इन सबको नष्ट किया जाएगा। हाँ, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कई ट्रॉफियाज हैं जिसमें कई खाले हैं और इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने का प्रोविज़न है वाइल्ड लाइफ एक्ट में। इसके लिए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक देहरादून से अनुमति लेनी पड़ती है, तो वो अनुमति अभी प्राप्त कर ली गई है और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए समिति का भी गठन कर लिया गया है यहाँ पर। और खबर बड़ी देहरादून से है, जहां महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने काम करने से ही इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि निदेशक की कार्यप्रणाली से ये लोग नाराज हैं, जिसके बाद 25 कर्मचारियों का एक दल महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के आवास पर पहुंचा। निदेशक की शिकायत उन्होंने की है। राज्य में अधिकारियों पर मनमानी करने और मंत्री विधायकों की बात नहीं सुनने के आरोप कोई नए नहीं है। अब जबकि राज्य में सबसे बड़े अफसर में बदलाव हो रहा है, तो मंत्री विधायक चाहते हैं कि हालात बदलें। तो रेखा आर्या का कहना है कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान तो करना ही चाहिए। जनप्रतिनिधि है, चाहे वो विधायक के रूप में है, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में है या नगर निगम के मेयर के रूप में है, तो मुझे लगता है कि इन जनप्रतिनिधियों का सर्वोपरि जो सम्मान है उसको सदैव बरकरार रहना चाहिए। और जितने भी विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, उनका मान सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान होना चाहिए और उनको प्रदेश भर की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, क्योंकि ये प्रदेश बहुत पीछे हटता चला जा रहा है। और इधर हरिद्वार पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। कब परिसीमन होगा, उसके बाद कब चुनाव होंगे, इन सब को लेकर फिलहाल उहापोह की स्थिति बनी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए शासन को तीसरी बार रिमाइंडर भेजा है कि हरिद्वार में पंचायतों के परिसीमन को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाए, ताकि वोटर लिस्ट तैयार हो और वक्त पर चुनाव पूरे हो सके। लेकिन शासन की तरफ से अभी तक कोई जवाब आया ही नहीं है। तो आपको बताएं कि हरिद्वार में पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 में समाप्त हो रहा है, लेकिन कोविड के चलते काम में देरी हो रही है और राज्य में हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव अन्य 12 जिलों के साथ नहीं होते और ऐसा उत्तराखंड आंदोलन के दौर से ही चला आ रहा है। और अब बात करेंगे बारिश और तबाही की। तो पिथौरागढ़ से एक बार फिर डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और जो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं ये धारचूला तहसील की है। देखिए जरा कि कैसे यहां पर आसमानी आफत पहाड़ों को तहस नहस कर रही है। ये खौफनाक दृश्य है सियाकुरी गांव का, जहां पानी के साथ मलबा, बोल्डर पहाड़ों से बड़ी तेजी से नीचे आ रहे हैं और हर कोई इससे हैरान भी है, डरा हुआ भी है, क्योंकि लोग का आने जाने का रास्ता है, सड़क है। तो देखिए जरा,
अगर कोई भी इसमें से आ रहे एक भी पत्थर की चपेट में आया, क्या उसका हाल होगा। उधर नैनीताल एरीज जाने वाली सड़क बाढ़ी भूस्खलन की वजह से बाधित हुई है, जिसकी वजह से 14 घंटे से सड़क बंद है और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कोशिश हो रही है सड़क को खोलने की, तो रात में ही अचानक पहाड़ी से बहुत तेजी से मलबा आया, जिसमें पेड़ भी थे, पत्थर भी थे और मिट्टी भी थी बहुत बड़ी मात्रा में। तो ऐसे में अब इसको हटाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उधर पौड़ी में हाईवे के किनारे पर बारिश के समय भारी भरकम पुश्तों के साथ नवनिर्मित सड़कों को बचाना भी विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पौड़ी के नजदीक गडोली में 5 लाख रुपए की लागत से पुश्ता बनने के बाद ये दम तोड़ने लगा है। हालत यह है कि विभाग ने पुश्ते को बचाने के लिए उसके ऊपर पॉलिथीन डालने के साथ चेतावनी बोर्ड लगा दिया है और आधी सड़क पर पत्थर डालकर पुश्ते में आवाजाही को बंद कर दिया है। तो पुश्ते के धंसते ही ऊपर से लीपापोती करने के बाद विभाग अब ठेकेदार का पेमेंट रोकने के साथ ही पुश्ते को ठीक करने का आदेश देने की बात कर रहा है। भारी बारिश से नई टिहरी शहर में पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों पर मलबा और कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिसके बाद नगरपालिका प्रशासन अब हरकत में आया है। यहां नई टिहरी, बौराड़ी, मोलधार में अलग अलग टीमें बनाकर मलबा और कूड़ा हटाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश से पहले भी नालों की सफाई की गई थी, लेकिन लोगों ने ही कूड़ा फिर से नाली में डाल दिया, जिससे नालियां चौक हो गई और ये भी समस्या आ रही है। रात को जो भारी बारिश हुई है उसके कारण जो हमारी कोई नालियां थी, कोई चौक हो गई थी पत्थर आने से, और जो कूड़ा जो सड़क में आ गया था उसकी आज हम सुबह से उसकी सफाई करवाने पे लगे। हमारे सारे सब पर्यावरण मित्र जो हैं प्रत्येक रोडों पे जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हो गया था, जो नालियाँ पत्थरों से चौक हो गई थी, उसका सफाई का काम चल रहा है। तो मौसम विभाग ने अभी 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसको देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा और बचाव से जुड़े सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। राज्य में फिलहाल बारिश की वजह से 70 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। देहरादून स्थित आपदा कंट्रोल रूम में 24 घंटे इमरजेंसी सिचुएशन में काम हो रहा है। चेतावनी को सामने रख करके हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट भी कर दिए हैं और जहाँ पर ऑलरेडी हमारा रिसोर्स है तो उसको और रीइंफोर्स हम लोग इसको कर चुके हैं, नंबर 1। नंबर 2, अभी तक हमारा जितने रोड बंद हुए लगभग 70 रोड्स बंद हुए हैं। तो बारिश की वजह से बर्बादी है, तबाही है, तो लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। नैनीताल में कई ऐसे इलाके हैं जो महीनों से पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। स्नो व्यू, राजभवन, शेरवुड स्कूल के आसपास के लोग पीने के पानी को लेकर परेशान हैं। लोगों ने पानी की दिक्कत को लेकर कुमाऊं कमिश्नर से फरियाद भी लगाई है। हालांकि जल संस्थान का कहना है कि पुरानी पाइपलाइन में दिक्कत की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 घंटे पानी आता है, उसमें भी अगर बर्तन रख दिए जाएं तो सुबह 5:30 बजे से लोग उठ के बर्तन रखते हैं, 10-11 बजे तक का नंबर आता है उस पर। और पानी की समस्या इतनी हो गई है कि जितनी बार भी फ़ोन करेंगे, हाँ बोलते हैं कि आ रहे हैं, लाइन हमारी बिछा रहे हैं, नई लाइन तैयार कर रहे हैं, उसके बाद घरों में पानी आएगा, लेकिन अभी तक वो समस्या ऐसी है। 2-2.5 साल हो चुके हैं। और तो ऊंचाई वाले, जैसे आपने सैरूट में कहा, सैरूट में कभी कभी एक या 2 कंप्लेंट आ रही होंगी, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा। वैसे रूटीन कंप्लेंट इतनी नहीं है। नगर निगम रुड़की ने 1 साल पहले करीब 6 लाख की लागत से एक वैक्यूम वेस्ट रोड क्लीन मशीन खरीदी थी, जो कि शहर में सूखे कूड़े को उठाने का काम करती। लेकिन नगर निगम की लापरवाही की वजह से पिछले 6 महीने से जटायु मशीन नगर निगम परिसर में खड़ी खड़ी जंग खा रही है। तो देखिए, 6 लाख की मशीन है जो खाली खड़ी है। वहीं सहायक नगर अधिकारी का कहना है कि लॉकडाउन के बाद मशीन को बंद करना पड़ा, क्योंकि इसका काम सिर्फ सूखा कूड़ा उठाना ही है। क्योंकि कोविड काल में ये दोनों स्थितियां नहीं बन रही हैं, ना तो कहीं विवाह समारोह बड़े हो रहे हैं, ना ही कोई अन्य समारोह हो रहे हैं, और बाजारों में भी उस तरह की रौनक नहीं है। तो जो हमारा रूटीन वर्क है उससे काम चल पा रहा है। अब बरसात के दौरान हम पहले भी जटायु बंद रखते थे क्योंकि ये गीले कूड़े को नहीं सोख पाता। तो अब अक्टूबर के बाद से जब परिस्थितियाँ सामान्य होंगी तो दोबारा जटायु सड़कों पर दिखेगा। उधर चमोली में युवा कल्याण विभाग की योजना का लाभ महिलाओं को नहीं मिल रहा है। महिलाएं न सिर्फ अब बेरोजगार है, बल्कि अपने परिवार के भरण पोषण को लेकर भी परेशानी में घिरी हुई हैं। युवा कल्याण विभाग द्वारा पूर्व में चयनित 51 महिलाओं में से 36 महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति का निधन हो चुका है, जिनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना था। लेकिन इस वर्ष विभाग द्वारा अभी तक इनको कोई रोजगार नहीं दिया गया है, और जिनको रोजगार दिया भी गया था वो भी इतने कम समय के लिए था कि वो खत्म हो गया है। की बार हमें ये बोला जा रहा है कि तुम्हें 2 महीने की ड्यूटी मिलेगी, कि ड्यूटी के लिए हम अपने बच्चे कैसे कहाँ लेके जाना है 2 महीने के लिए।
इसीलिए हम दूर दराज के लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमें अपने थाना चौकियों में हमें ऐसी यातायात ड्यूटी दी जाए और हमारी रोजी रोटी चले। वादे थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चक्कर में जिला योजना की वजह से हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए हैं। इस वर्ष अभी प्रथम दृष्टया 10 महिलाओं को थाना चौकी में तैनात किया गया है और एक को कोविड सेंटर बराड़सर में तैनात किया गया है। और चले इन सबके बीच प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। एलटी के 1200 पदों के लिए अगले 2 हफ्ते में विज्ञप्ति जारी होने वाली है। भर्तियों का आदेश पिछले हफ्ते ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका था, लेकिन इसको कुछ संशोधन के लिए वापस शासन के पास भेजा गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना है कि 15 अगस्त से पहले विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। इन 1200 पदों में 10% पद विभागीय कैंडिडेट के लिए आरक्षित किए गए हैं। लगभग 1200 पदों पर जो पहले था लगभग वही अध्याचन हमको आए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिन में हम विज्ञापन तैयार कर उसमें विज्ञापन जारी कर देंगे, भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर देंगे। और खबर टिहरी से है, जहां बार एसोसिएशन ने उत्तराखंड बोर्ड में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने छात्रों को मोमेंटो भेंट किया और उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो इनमें टिहरी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। वहीं अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्रों को डीएम ने सम्मानित किया। कलेक्ट्रेट में डीएम ने 10 से ज्यादा टॉपर छात्राओं को पुस्तक भेंट करके सम्मानित किया है। वहीं इस दौरान डीएम ने छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया, बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।